दिन भर दिल्ली। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम दिन भर दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा की इजाजत दी जाए या फिर नहीं, ये मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। यूपी सरकार ने शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा की इजाजत दी है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा का स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने लिया संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट में 16 जुलाई को होगी सुनवाई। कोरोना महामारी के बीच यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। अदालत ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि पीएम ने कहा था कि हम जरा भी समझौता नहीं कर सकते। हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है। ये ठीक नहीं है। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। 25 जुलाई से 6 अगस्त के बीच प्रस्तावित है यात्रा। यूपी सरकार ने दी हरी झंडी, कुछ पाबंदियां भी लगाई। उत्तराखंड सरकार ने रद्द कर दी कांवड़ यात्रा। यूपी, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस। अब कोर्ट के सामने देना होगा हलफनामा। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान हरिद्वार कुंभ को लेकर उत्तराखंड सरकार को खासी किरकिरी झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में नया वेरिएंट सामने आया है। ऐसे में हम नहीं चाहते कि हरिद्वार महामारी का केंद्र बने। हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है। हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी की जान जाएगी तो। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर का खतरा जताए जाने के बावजूद 25 जुलाई से यात्रा की मंगलवार को अनुमति दे दी। हालांकि यूपी सरकार ने शर्तों के साथ और कम लोगों के आने की अपील करते हुए मंजूरी दी है। हम सुरक्षा भी देंगे, लेकिन हमारा निचले स्तर पर संवाद भी है और लोगों से बोला जा रहा है, कांवड़ संघों से, कि आप सीमित संख्या में जाएंगे, ज्यादा नहीं। हम तो उसकी पूरा प्रबंध हम कर भी रहे हैं। कांवड़ के जितने भी संगठन हैं उनसे हम लोग की बातचीत भी हो रही है। हमारे गृह विभाग के द्वारा बातचीत होकर उसकी पूरी तैयारी हो रही है। और जहाँ तक हमारा व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग का, तो समय जगह जगह पर हमारे जहाँ पीएचसी या सेंटर ऑन द रोड है, वहाँ पर हम एंटीजन टेस्टिंग और आरटीपीसीआर टेस्टिंग का भी व्यवस्था कर देंगे। तो कम से कम जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर इतना तो हो जाए कि उनका टेस्टिंग हो जाए और वो थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए समय बता दिया जाएगा उनको। उत्तराखंड ने रोक लगाई इसलिए कि कांवड़ का पानी जो है कांवड़िए वहीं उन्हीं के यहाँ से भरते हैं, वो एक पॉइंट है। एक साथ इतनी भीड़ ना हो। इनके यहाँ जो कांवड़िए जो केवल उत्तर प्रदेश के जाएंगे वो लोग
अपने कंधे पे कांवड़ लेके जाते हैं तो एक आदमी लेके चलता है, दूसरे आदमी में कम से कम 10 फीट का डिस्टेंस रहता है। तो इन्होंने कहा है कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए आप जा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना का खतरा देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया, तो वहीं यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेज दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जीवन बचाना उनकी प्राथमिकता है, तो वहीं यूपी सरकार ने कम लोगों के आने की अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर संज्ञान ले लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार नहीं बनेगा महामारी का केंद्र, तो वहीं शर्तों के साथ यूपी सरकार ने यात्रा को मंजूरी दी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में 16 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। कांवड़ यात्रा का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है और 16 जुलाई के बाद ये तय हो जाएगा कि यात्रा होगी या नहीं। अब जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है, उससे कांवड़ यात्रा पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। चिकित्सा उपकरण खरीद घोटाले को लेकर के आप सांसद संजय सिंह लगातार यूपी सरकार पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी ने लखनऊ के हजरतगंज में मंत्री समेत कई ऑफिसर्स के खिलाफ तहरीर दी है। यूपी सरकार पर आपका अटैक, घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार का आरोप। वेंटिलेटर, बाईपैप मशीन खरीद में घोटाला, 4 गुना ज्यादा दामों पर खरीदे मेडिकल उपकरण। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है। कोरोना काल से लेकर पंचायत चुनाव तक हर छोटे बड़े मुद्दों को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने मौजूदा सरकार से न केवल सवाल किए, बल्कि जनता के सामने ठोस सबूतों के आधार पर सरकार से कई मुद्दों पर गंभीर सवाल भी पूछे। बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और बहुत अफसोस की बात है कि बच्चों को तीसरी लहर में बचाने के नाम पे जो वेंटिलेटर खरीदा जा रहा है उसमें घोटाला किया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है और एक एक करके मैंने कागज सहित इसका खुलासा किया था और मेरे खुलासे के बाद और बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं जिसमें SGPGI, लोहिया संस्थान, इतने प्रतिष्ठित अस्पताल, इन अस्पतालों में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में कैसे घोटाला किया गया है, जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 10,27,000 का वेंटिलेटर 22 लाख रुपए में खरीदा। 90,000 रुपए का यूनिवर्सल वेंटिलेटर 17 लाख रुपए में खरीदा गया। 1 लाख रुपए की बाईपैप मशीन 2,73,000 में खरीदी गई। 1 लाख का HFNC 2.5 लाख रुपए में खरीदा गया। 32,000 का इन्फेंट वार्मर 64,000 में खरीदा। 22,000 का इन्फ्यूजन पंप 44,448 रुपए में खरीदा। मेडिकल उपकरण खरीद में घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने यूपी सरकार को घेरा, तो वहीं हजरतगंज में मंत्री समेत कई अफसरों के खिलाफ तहरीर दी है। RT-PCR मशीन महंगे दामों पे खरीदी जा रही है जो दूसरे विभागों में सस्ते दाम पे खरीदी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही यानी दूसरे मेडिकल कॉलेज जो RT-PCR की मशीन सस्ते दामों में खरीद रहे हैं, वो लोहिया संस्थान और SGPGI एक ही कंपनी से उसी तरह का मॉडल महंगे दामों में खरीद रहे हैं। मैंने जो खुलासा किया था उसमें 10,27,000 का जो वेंटिलेटर मार्केट में मिलता है वो 22 लाख में खरीदा गया है। जो 9 लाख में ये यूनिवर्सल वेंटिलेटर मिलता है वो 17 लाख में खरीदा गया है। बाईपैप मशीन जो 1 लाख में मिलती है वो 2,73,000 में खरीदा गया है। HFNC जो 1 लाख में मिलता है वो 2,51,000 में खरीदा गया है। इन्फेंट वार्मर 32,000 में जो मिलता है वो 64,000 में खरीदा गया है। इन्फ्यूजन पंप जो 22,000 में मिलता है वो 44,448 रुपये में खरीदा गया है। शिकायत की है थाना अध्यक्ष हजरतगंज को और जिसमें मैंने मंत्री सुरेश खन्ना जो इस पूरे भ्रष्टाचार के बचाव में उतरे तो क्यों उतरे, आलोक कुमार जो प्रमुख सचिव हैं जिन्होंने बाकायदा आदेश किया है कि टेंडर की प्रक्रिया को शिथिल कर दिया जाए, जेम पोर्टल से खरीद की प्रक्रिया को शिथिल कर दिया जाए और अगर ये FIR दर्ज नहीं होती है तो मैं इसमें कोर्ट में जाऊंगा और भी तमाम एजेंसीज के पास जाऊंगा। लोकायुक्त में भी हमारे यहाँ से शिकायत हो रही है। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए।
मंत्री सुरेश खन्ना के खिलाफ दी गई तहरीर। प्रमुख सचिव आलोक कुमार का भी नाम शामिल। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ तहरीर दी। लोहिया संस्थान के निदेशक का भी नाम शामिल। हालांकि आरोप और कार्रवाई की मांग को लेकर सरकार की ओर से जांच और टीम का गठन होता है, लेकिन आप पार्टी का कहना है कि ये महज लोगों की आंखों में धूल झोंकने की रणनीति है। वहीं उन्होंने एफआईआर दर्ज न होने पर कोर्ट जाने की भी चेतावनी दे दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, प्रमुख सचिव, इन लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है या नहीं। कैमरामैन अरशद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पक्ष विपक्ष पूरी तरह से जुटा हुआ है। जहां पर एक तरफ भाजपा 2022 में पहले से जीत के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने बीजेपी को घेरने का एक बड़ा प्लान तैयार किया है। रिपोर्ट देखिए। 22 के विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, जिसके लिए अब हर पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। विपक्षी पार्टियों की तैयारियां चाहे जो हो, लेकिन मकसद सभी का एक है और वो है बीजेपी को हराना। और इसके लिए विपक्ष बीजेपी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ता और हर छोटे बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरता नजर आता है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का बड़ा प्लान तैयार किया है। बड़े आंदोलन की तैयारी में सपा। 15 जुलाई को सपा का प्रदर्शन, पूरे यूपी में होगा प्रदर्शन। कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी सपा। समाजवादी पार्टी अब बदले हुए तेवर, रणनीति और मुद्दों के साथ 15 जुलाई को प्रदेश भर में तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। पार्टी अब पंचायत चुनाव में धांधली के अलावा भ्रष्टाचार पर रोक, किसानों को राहत और दलितों पर अत्याचार रोकने व ओबीसी आरक्षण में कटौती की मांग जैसे मुद्दों को भी उठाएगी। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तैयारी के साथ प्रदर्शन करने को कहा है। और इसी सिलसिले में आज सपा मुख्यालय में बैठक भी हुई। देखिए, एक ही एजेंडा है इसमें। उत्तर प्रदेश में आज किसान, नौजवान, गरीब और गांव में रहने वाला व्यक्ति आज बेहाल है और परेशान है और उत्तर प्रदेश की अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति चाहता है। आज बढ़ती महंगाई, नौजवानों की बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सपा मुखर होकर आएगी और बीजेपी से सवाल भी करेगी। सपा के इस बड़े आंदोलन में पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य प्रदर्शन में शामिल होंगे। सपा मुखिया के निर्देश पर कल सभी तहसीलों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। उसके पीछे जिस तरीके से पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, इस मुद्दे को लेकर के कड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। वहीं आज एक अहम बैठक आहूत की गई कि किस तरीके से 2022 में चुनाव लड़ना है। उनको लेकर के एजेंडे भी सेट हुए। तो कहीं न कहीं आरक्षण को लेकर के, दलितों के साथ लगातार हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों पर 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार को टक्कर देने की प्लान कर चुकी है। कैमरा पर्सन शोएब के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। करीब 7 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी आ रहे हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का दौरा हर बार से ज्यादा खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां पूरी। कोविड प्रोटोकॉल पर होगी विशेष नजर। वाराणसी को मिलेगी बड़ी सौगात। देव दीपावली के बाद 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। उनके आने की तैयारियां भी अब पूरी हो चुकी है। इस बार का पीएम मोदी का काशी दौरा काफी अलग होने वाला है, क्योंकि काशी वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। 744 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। 838 करोड़ 91 लाख की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सीपेट का स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट सेंटर का होगा शिलान्यास।
रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का करेंगे लोकार्पण। क्रूज और रोरो का उद्घाटन होगा। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। तो 1582-83 करोड़ का जो सौगात है, जो वाराणसी के समग्र विकास का एक चिंतन है, जो आध्यात्मिक और भौतिक विकास का एक चिंतन है, जो हम कह सकते हैं कि कभी वाराणसी और काशी पौराणिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जाना जाता था, आज उसके आध्यात्मिक स्वरूप में भी बृहद वृद्धि हुई है। काशी दौरे के दौरान पीएम मोदी भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर जापान के प्रतिनिधि का भी मौजूद रहने की संभावना है। आपको बता दें कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इसलिए खास है क्योंकि ये कन्वेंशन सेंटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सारे वो एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से लेस है जो कि इस समय कहीं भी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण है कि जो हमारा ये बिल्डिंग जो है अपने आप में कम्प्लीटली एनर्जी एफिशिएंट है। इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के हैं और ऑडिटोरियम में भी जो अकॉस्टिक्स और ऑडियो वीडियो जितनी भी चीज़ें प्रयोग की गई हैं वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। 186 करोड़ की लागत से बना है कन्वेंशन सेंटर। शिवलिंग के आकार का बना है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। भारतीय और जापानी शैली से सजाया जाएगा। बड़े म्यूजियम, कॉन्सर्ट, कॉन्फ्रेंस और नाटक हो सकेंगे। सेंटर में एक साथ 1200 लोग बैठ सकते हैं। पीएम मोदी 15 जुलाई को वाराणसी आएंगे। वो IIT BHU के ADV ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और विश्वनाथ धाम घूमेंगे और काशी को 1582 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। और इसी के साथ पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी कॉरिडोर का भी निरीक्षण कर सकते हैं। समय कोरोना की लहर चल रही है, तीसरी लहर आने वाली है, तो प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक बार फिर यहां से विश्वविद्यालय जाएंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। वहां पे चिकित्सकों के साथ एक बैठक करेंगे और थर्ड वेव कोरोना की जो आने वाली है, जिसकी संभावना है, उसकी तैयारियां क्या हैं, कैसे किस तरीके से सजगता बरती जाए, इस पे वो डॉक्टरों के साथ एक संगोष्ठी भी करेंगे। उनके साथ बैठ के परिचर्चा करेंगे, जानेंगे कैसी तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ खामियां रह गई हैं, क्या कुछ सरकार उसमें सहयोग करेगी। यानी सौगात के साथ साथ एक सजगता की भी जो पहल बताई जा रही वो प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में दे रहे हैं। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार। पुलिस भर्तियों में खाली सीटों पर नियुक्ति की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ के हजरतगंज पर युवाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट देखिए। जॉब के लिए जंग। भर्ती के लिए सड़क पर अभ्यर्थी। मांग को लेकर महाधरना। हमें रोजगार दो सरकार। सरकार से रोजगार की मांग को लेकर धरने पर बैठे सैकड़ों अभ्यर्थी राजधानी की सड़कों पर दर दर ठोकरें खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, भटक रहे हैं। ना तो कोई सुध लेने वाला मिल रहा है और ना ही कोई सुनवाई करने वाला मिल रहा है। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। चारबाग पर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। 2015, 2018 और 2019 की भर्तियों को लेकर हंगामा। भर्तियों में खाली सीटों पर नियुक्ति की मांग। अभ्यर्थियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए 2015, 2018 और 2019 की भर्तियों में खाली सीटों पर नियुक्ति की मांग की है।
जापान के टोक्यो में 23 जुलाई से खेलों का महाकुंभ यानी कि ओलंपिक्स शुरू होने वाला है और टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के परिवार में क्या माहौल है, देखिए इस रिपोर्ट में। टोक्यो में 23 जुलाई से खेलों के महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, जिससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में भाग ले रहे भारतीय दल के खिलाड़ियों से वर्चुअल मीटिंग के जरिए बात की और उनका प्रोत्साहन बढ़ाया। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के कई खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें मेरठ की रहने वाली प्रियंका गोस्वामी भी शामिल है। पीएम मोदी से वर्चुअल मीटिंग के बाद प्रियंका का परिवार और उनके कोच बहुत खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि प्रियंका देश के लिए मेडल जरूर लेकर आएंगी। बड़ी खुशी है हमें, प्रधानमंत्री जी हमारे सब बच्चों का नाम लिया, हमारा नाम लिया, बड़ी खुशी है हमें। तो उसी के साथ मैम पहली बार ऐसा देखने को मिला, आपकी बेटी भी है, पहले भी नाम रोशन करा है, तो अब जिस तरह से मोदी जो है वो बधाई दे रहे हैं, उसके बाद कितनी उम्मीद है? उम्मीद यही है कि मेडल लेकर आए तो दोगुनी खुशी हो जाए, सब मतलब अपना भारत का नाम रोशन करे। बस यही है कि उम्मीद तो है कि मेडल लेके ही आएगी। हमारे साथ इस समय प्रियंका के कोच भी मौजूद हैं। कोच साहब, आपने तैयारी कराई होगी उसकी काफी पहले से, तो किस तरह से आप देखते हैं प्रियंका को? उस बच्ची ने बड़ी मेहनत से, लगन से प्रैक्टिस की, कंटिन्यूटी बनाई रखी प्रैक्टिस में, जो लगातारता बननी रहती है परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, वो उसने लगाई रखी और आज रिजल्ट आप सभी के सामने। जहां मेरठ की बेटी के परिवार में खुशी की लहर है, तो वहीं बुलंदशहर से खुर्जा तहसील के गांव खबरा में अरविंद के परिवार की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है, जहां अरविंद ने पीएम मोदी से वर्चुअली बात की। आपको बता दें कि अरविंद टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में रोइंग गेम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसको लेकर परिवार में खुशी का माहौल है और परिजनों को उम्मीद है कि अरविंद देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएंगे। खुशी तो बहुत है, जैसे कि ओलंपिक में जा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आए। रुचि का ये कहना है कि रुचि इसकी गेम के प्रति शुरू से ही है। जैसे कि रोइंग नहीं कह सकते हैं, वो तो रोइंग आर्मी में जाने के बाद में इसने कनेक्ट करी। सिर्फ लंबाई के बेस पर इस वहाँ पे रुड़की से लंबाई के बेस पे 6 फुट 2 इंच लंबाई थी इसकी, उसके बेस पे इसे रोइंग में भर्ती कर लिया गया। वहाँ से रोइंग के प्रति रुचि बढ़ी इसकी, मगर खेल के प्रति रुचि शुरू से ही थी। बहुत ऊंचे ऊंचे प्रयास किए। पहले प्रयास में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता रुड़की के अंदर, तो इन्होंने खूब नाम किया है। फिर धीरे धीरे बड़े होते गए और खूब इन्होंने खूब नाम किया। आज मुझे बड़ी गर्व की बात है कि आज टोक्यो में जा रहे हैं, तो का नाम जो है, ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरा बेटा, मुझे बड़ा अरमान है अपने बेटे पे कि ये गोल्ड मेडल लाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने जा रहे भारतीय दल के खिलाड़ियों के परिजनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, तो वहीं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए काशी के लाल ललित उपाध्याय के चयन की खबर जब से परिवार के लोगों को मिली, तब से वाराणसी सहित पूर्वांचल के हॉकी खिलाड़ी भी काफी उत्साहित हो गए हैं। ललित को बचपन से ही साई का जो एक एनएसटीसी स्कीम होता है, डे बोर्डिंग, और उसी स्कीम में था और यहीं से यूपी कॉलेज से वो इंडिया खेला। उसमें बहुत इतनी अधिक लगन और हार्ड वर्क उसका, और डिसिप्लिन और मैनर बिहेवियर में उसका कोई जवाब नहीं था। बच्चे पूछना नहीं है वो कि कितना उत्साहित उनके साथ वाले बच्चे और पूरा बनारस और पूरा देश। बहुत बधाई भी उसको दूंगी और बोलूंगी कि जीत के आए, स्वर्ण मेडल लेके आए। टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल होने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को पीएम मोदी ने मनोबल बढ़ाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। सभी खिलाड़ियों के परिवारों को उम्मीद है कि उनके बच्चे भारत के लिए मेडल लेकर आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढ